हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने डिफ्रैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले ली। चलो आज हमें करना है एक अलग टॉपिक एज ए रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर है क्या? अगर डायरेक्टली अगर डेफिनेशन दे दे तो ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच कैन गिव द डिस्टिंक्टली सेपरेटेड इमेजेस, इट्स कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। मीन्स इट इज द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट which give the distinctly separated images of two nearby object, it's called resolving power। अब देखो डेफिनेशन से तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, तो चलो उसके लिए एक और एग्जाम्पल सोचते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसे कैमरा है जिसमें हम जो भी फोटोग्राफ्स लेते हैं तो उसमें हम मेगापिक्सल से बोलते हैं, ओके। तो चलो अगर तुम्हारे पास ऐसे दो अलग अलग कैमरा है, एक का जो भी ऐसे 10 मेगापिक्सल का है और दूसरा तुम्हारे पास कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, 50। एक 10 का है, दूसरा 50 मेगापिक्सल का है। और अब तुम्हें एक ही सिचुएशन का फोटोग्राफ लेना है दोनों कैमरा से और उसकी तुम्हें फोटोग्राफ्स की ऐसे कॉपी भी ले लेनी है। मतलब एक ही सिचुएशन से 10 मेगापिक्सल के कैमरा से फोटो खींचो, उसकी फोटो कॉपी ले लो और फिर 50 मेगापिक्सल से वही सिचुएशन का फोटो खींचो और उसकी भी प्रिंट आउट ले लो और फिर दोनों प्रिंट आउट देखो, क्या कुछ इसमें डिफरेंस होगा? हाँ, तुम बोलोगे कि जो 50 मेगापिक्सल का ऐसे कैमरा है उसमें से जो कोई भी फोटोग्राफ्स लिया है वो ज्यादा क्लियर है, तुम ऐसा बोलोगे, है ना? तो ये ज्यादा जो तुमने बोला क्लियर है, वो क्लियर तुमने किस सेंस में बोला? इन विच सेंस यू कैन से दैट इमेज इज मोर क्लियर? तो फिर तुम बोलोगे कि उसके अंदर जो भी ऐसी छोटी छोटी जो चीज है वो भी ऐसे क्लियर दिख रही है। जो 10 मेगापिक्सल में थोड़ी ब्लर हो गई, जो ऐसे थोड़ी बहुत पास जो भी ऑब्जेक्ट्स थे छोटे छोटे, वो 10 मेगापिक्सल में क्या हुआ, ऐसे मिक्सअप हुए और ब्लर हो गए। जो 50 मेगापिक्सल के कैमरा में वही चीज तुम्हें थोड़ी अलग दिख रही है, सेपरेटेड दिख रही है, तब उसको बोलेंगे हम और क्लियर है। बस ये जो क्लियर तुमने बोला, नथिंग बट यू हैव ऑब्जर्व रिजॉल्विंग पावर। अब वापस याद करो कि रिजॉल्विंग पावर है क्या? तो हमने बोला इट इज एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कौन से टाइप की एबिलिटी? देन विच गिव्स द डिस्टिंक्टली सेपरेटेड इमेजेस ऑफ टू नियर बाय ऑब्जेक्ट। मतलब जो दो अलग अलग ऐसे ऑब्जेक्ट जो नियरर है उसका भी तुम्हें जो भी इमेज मिलती है वो भी अलग अलग ही दिखेगी। जो 10 मेगापिक्सल में नहीं दिख रहा वो 50 में दिख रहा है, तो ऐसा बोलेंगे 50 मेगापिक्सल का रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। जैसे कैमरा में बोलते हैं रिजोल्यूशन ज्यादा है, तो रिजोल्यूशन नथिंग बट रिजॉल्विंग पावर। तो वन मोर टाइम कि रिजॉल्विंग पावर है क्या? तो उसको बोलते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच कैन गिव द डिस्टिंक्टली सेपरेटेड इमेजेस ऑफ टू नियर बाय ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। अब वो जो रिजॉल्विंग पावर अगर हम बोले तो वो उसका जो एंगुलर रिजोल्यूशन है उसका इनवर्स, कि इनवर्स ऑफ एंगुलर रिजोल्यूशन, इट्स कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। तो चलो अब हम बोलते हैं कि एंगुलर रिजोल्यूशन, तो एंगुलर रिजोल्यूशन को तुम ऐसे थीटा या कोई भी सिंबल अल्फा से भी बोल सकते हो, एंड दैट इज 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ये
एंगुलर रेजोल्यूशन का डायरेक्ट तुम्हें एक्सेप्ट करना है। This theta is 1.22 lambda upon d, where lambda is the wavelength and ये जो d है is the diameter of the objective। मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारा उसका डायमीटर, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब इसका इनवर्स इट्स कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर को शॉर्ट फॉर्म में तुम आरपी बोल सकते हो। देन आरपी वी कैन से इनवर्स ऑफ एंगुलर रेजोल्यूशन, मतलब इट इज d अपॉन 1.22 लैम्बडा इज द रिजॉल्विंग पावर। इसलिए बोलते हैं जिसका डायमीटर जितना ज्यादा होगा ऑब्जेक्टिव का उतना रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होता है। ओके, अब अगर हम कंपेयर करें कि ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई का रिजॉल्विंग पावर है 1 मिनट। मतलब अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, चलो ये जो दो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हें डायरेक्टली ऐसे सेपरेटेड दिख रहे हैं, इसका मतलब यहां से और यहां से जो भी रेज आती है तुम्हारी आंख पर उसका जो एंगल है वो 1 मिनट से ज्यादा है। द एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, मतलब रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज 1 मिनट का मतलब दो नियर बाय ऑब्जेक्ट से अगर जो रेज आती है उसका एंगल 1 मिनट या उससे ज्यादा है वो तुम्हें अलग अलग दिखेगी। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि ये मैंने दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही की है, देखो ऐसे दो लाइन ही की है इसमें, तो ये दो लाइन तुम्हें अलग नहीं दिख रही। इसका मतलब ये जो दो लाइन से उसमें से रेज आए उसका एंगल 1 मिनट से कम है, तो वो तुम्हें अलग अलग नहीं दिखेगी। ये और ये तुम्हें अलग दिख रही है। ऐसे ही एक हमारे पास है हबल टेलीस्कोप। देन हबल टेलीस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है वो है 0.1 सेकंड। इसका मतलब ये जो हमें डायरेक्टली रियल आई से नहीं दिख रहा है, अगर यही तुम हबल टेलीस्कोप से देखोगे तो इसमें तुम्हें दो अलग अलग लाइनिंग दिखेगी। ये जो दो लाइन मैंने की है लेकिन अलग नहीं दिख रही, वो हबल टेलीस्कोप से दिख सकती है। क्यों? क्योंकि उसका रिजॉल्विंग पावर है 0.1 सेकंड। इतना स्मॉल एंगल है तो भी वो उसको अलग अलग डिस्टिंक्टली सेपरेटेड दिखा सकता है। ओके, तो दिस इज द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिजॉल्विंग पावर। हमें आज जो करना है वो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप करना है। रिजॉल्विंग पावर तो करना ही है लेकिन माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। दिस इज द मेन क्वेश्चन of this chapter, the resolving power of microscope। तो चलो उसके लिए कोई भी ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस ले लो और ये उसकी एक्सिस बोल दो और यहाँ कहीं पर भी पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, तो माइक्रोस्कोप क्या करेगा? पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे एंगुलराइज तो करेगा और उसके साथ साथ हमें उसका रिजॉल्विंग पावर भी देखना है। ये कोई भी एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट जिसको हमें कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखना है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो स्लाइटली ग्रेटर देन द फोकस ऑफ द लेंस, लेकिन नियर अबाउट बोल देंगे फोकस। प्रैक्टिकली स्लाइटली ग्रेटर है क्योंकि अगर फोकस पे रखेंगे तो इमेज तो है हमें इनफाइनाइट पर मिलेगी, हमें थोड़ी एज ए लिमिट में उसकी इमेज चाहिए, तब इसको थोड़ा ऐसे आगे रखेंगे स्लाइटली ग्रेटर देन द फोकल लेंथ, बट अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट के लिए हम f लेंगे। तो यहां से
ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसका हमें बड़ा सा इमेज मिलेगा। चलो यहाँ पर उसकी अगर इमेज के लिए देखें तो ये इसका एक सर्कुलर में इमेज मिलेगा। ओके, अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो भी लेंस से पास हुई रेस, इसमें भी लिमिटेड पार्ट ऑफ वेवफ्रंट ही पास हुआ है उसमें से, क्योंकि कितना वेवफ्रंट पास होगा तो इतना ही, तो इसमें भी डिफ्रैक्शन का केस आएगा। तो जो इमेज तुम्हें क्लियर दिख रही है इसका मतलब ये जो है वो उसका सेंट्रल मैक्सिमम है, और बाकी सब जो भी ऐसे मिनिमम मैक्सिमम है वो थोड़े बहुत यहाँ पर सुपरपोज हो गए। तो जो भी तुम्हें ऐसे सर्कुलर पोर्शन क्लियर दिख रहा है माइक्रोस्कोप में, तुम अगर ऑब्जर्व करो तो स्लाइड जो भी तुम ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें तुम्हें सर्कुलर पार्ट जो सेंटर वाला है वो बहुत क्लियर दिखेगा, है ना। तो ये जो क्लियर दिख रहा है उसका मतलब वहां पर सेंट्रल मैक्सिमम है उसका, कि वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और उसके आसपास थोड़ा ब्लर दिखेगा, तो वहां पर बाकी जो भी ऐसे मिनिमम मैक्सिमा है वो एक के ऊपर एक सुपरपोज हो रहा है। तो ये हुआ इसका सेंट्रल मैक्सिमम जो क्लियर है। ऑब्जेक्ट का ये वाला पोर्शन हमें बहुत क्लियर दिख रहा है। तब यहां से ये जो डिस्टेंस है उसको हम बोल सकते हैं इमेज डिस्टेंस v, और यहां पर ये जो भी एंगल बना है उसको तुम बोल दो सपोज थीटा। देन द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम को यहां पर लिखना है 1.22 लैम्बडा अपॉन डी इंटू एफ। क्यों एफ है वो आगे जाके अभी करेंगे। ये इसका डायग्राम हुआ। चलो अब यहां पर हमें तो करना है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर मतलब कि ये जो है वो कितनी नियरर ऑब्जेक्ट है उसको वो ऐसे सेपरेटेड इमेज दिखा सकता है। तो उसके लिए अगर मैं यहां पर कोई भी एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लूं, और चलो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर है तो उसकी इमेज भी यहां पर हमें ऐसे दूरी मिलेगी, तो बोल सकते हैं कि डिस्टिंक्टली सेपरेटेड इमेजेस मिलेगी इसकी। चलो अब ये थोड़ा ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा नियरर है तो उसकी इमेज भी थोड़ी नियरर आएगी। तो ये कितना नियरर आ सकता है कि यहां पर इमेजेस है वो हमें कब तक डिस्टिंक्टली सेपरेटेड दिखे। इसका मतलब जब दोनों के सेंट्रल मैक्सिमम सिर्फ टच हो, कि सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स it's only touch at that time the images can be seen distinctly separated। इसका मतलब चलो यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है और उसकी हमें एंगुलर इमेज मिली तो उसका सेंट्रल मैक्सिमम सिर्फ दोनों टच हुआ तब तक वो क्लियर दिखेगा। अब अगर ये और नियरर है तो ये और अंदर जाएगा और फिर इमेजेस हमें अलग अलग नहीं दिखेगी। अलग अलग कब दिखेगी? जब दोनों के सेंट्रल मैक्सिमम सिर्फ टच हो या उससे अलग हो। तो ये सिर्फ टच हो रहा है तो बोल सकते हैं यहां पर इमेजेस क्लियर है, डिस्टिंक्टली सेपरेटेड है। अगर ये ऑब्जेक्ट और नियर हुआ तो यहां पर ब्लर हो जाएगा। ये अगर दूर है तो हमें इमेज तो थोड़ी दूर मिल ही रही है, तो कब तक हमें अलग दिखेगी? जब दोनों के सेंट्रल मैक्सिमम सिर्फ टच हो या उससे सेपरेटेड है तो हमें डिस्टिंक्टली सेपरेटेड इमेजेस दिखेगी। ओके, अब हमें तो बोलना है रिजॉल्विंग पावर, मतलब कि वो कितने नियर है तो भी वो अलग अलग दिखा सकता है। तो ये हमने बोल दिया कि दोनों के सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमम टच हो तब तक। तो चलो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? What should be the distance between these two images? Distinctly separated images। तो ये इसका रेडियस हो
कि नहीं? तो हमने यहां पर बोला था कि ये जो भी है ये एंगल हमारे लिए हुआ थीटा। अब यहां पर तुम एंगल के हिसाब से देखो, देन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, देन व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ इमेज? द डायमीटर ऑफ इमेज इज v थीटा। क्या नहीं आया समझ में? देखो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस क्या होगा? v, then what about the arc? Arc is equal to v theta and this is the diameter of image. ये diameter of image है। इसका मतलब कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए दो इमेजेस के बीच का? तो बोल सकते हैं v थीटा जितना, क्योंकि ये भी डायमीटर v थीटा, ये भी डायमीटर, then distance between two centers क्या होगा? Equal to the diameter of any one। तो डायमीटर हुआ v थीटा। ओके, वो हमें यहां से मिल सकता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, then diameter of image is v theta। मतलब the minimum distance between two images is also v theta। ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस between two images is also v theta। ओके, अब हमें तो चाहिए ये डिस्टेंस कि व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, सो दे फॉर्म डिस्टिंक्टली सेपरेटेड इमेजेस। तो यहां पर जो भी माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप इमेज को एंगलार्ज करेगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि चलो इसकी कैपेसिटी जो है वो कुछ 10 टाइम्स की है, मतलब माइक्रोस्कोप है वो इमेज को 10 टाइम्स एंगलार्ज कर रहा है, मतलब ये ऑलरेडी 10 टाइम्स एंगलार्ज है, इससे ये 10 टाइम्स एंगलार्ज है। ओके, तो इसके कंपेयर में ये कितना होगा? 1/10। ये जो v थीटा है वो कितना हुआ? 10 टाइम्स एंगलार्ज होके हुआ कि नहीं? Then what should be the distance between two object? तो बोल सकते हैं 1/10। अब जनरल फॉर्म में मैं बोल दूं कि चलो इसकी जो भी मैग्निफिकेशन की कैपेसिटी m टाइम्स है, मतलब ये जो मिनिमम डिस्टेंस हुआ वो m टाइम्स मैग्नीफाइड होके हुआ है। Then what should be the minimum distance between two object? तो बोल सकते हैं कि डिवाइडेड बाय m। Therefore अगर मैं उसको dm बोल दूं, the minimum distance between two object, so images can be seen distinctly separated। तो dm क्या बोलूंगा मैं? v theta upon m। आया समझ में कि नहीं? ये इक्वेशन है, बस वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इसका डेरिवेशन बहुत इजी है। वन मोर टाइम देखो, हमने बोला कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चलो माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 10 टाइम्स है, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को वो 10 टाइम्स एंगलार्ज करेगा। तो 10 टाइम्स एंगलार्ज करे, उसके कंपेयर में ऑब्जेक्ट 1/10 होगा। अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन में m टाइम्स बोल रहा हूं, तो ये जो भी मिला हमें मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस इज v थीटा, वो m टाइम्स मैग्नीफाइड होकर मिला। तब ऑब्जेक्ट का क्या होगा? 1/m की जगह पर आप ये जो v थीटा अपॉन m बोल सकते हैं। ओके, अब ये जो थीटा है वो हमारे लिए 1.22 लैम्डा अपॉन d जो हमने आगे बोल रखा था। देन dm is equal to what we can say? 1.22 lambda upon d into v upon m। ओके, चलो बस उसी का हमें आगे सिंप्लीफाई करना है अब इसको। देन मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या है? देन मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस m is equal to v by u होता है। देन v upon u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे f, तो v by f कर दो, यहां पे लिख दो। देन dm is equal to 1.22 lambda upon d into v upon
v अपॉन f आएगा। इसका मतलब v कैंसल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 1.22 लैम्ब्डा अपॉन d इंटू f। ओके, अब यहां पर अगर मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट में से रे ले लूं विच मेक्स एंगल बीटा यहां पर, और ये तो हमने बोल ही रखा है कि डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, देन व्हाट आई कैन से अबाउट द tan बीटा फ्रॉम डायग्राम में से क्या होगा, फ्रॉम फिगर व्हाट अबाउट tan बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, मतलब d का हाफ d/2 एडजेसेंट f, तो ये होगा ऐसे d/2 f, मतलब d अपॉन 2f। यहां पर तो हमें f/d करना है, तो पहले d/f कर दो, देन इट इज 2 tan बीटा इज d अपॉन f, therefore what about the dm 1.22 लैम्ब्डा f अपॉन d की वैल्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan बीटा। ओके, तो 1.22 lambda upon 2 tan beta. If beta is very small, then tan beta approximate beta sin beta भी कर सकते हैं, मतलब for small aperture of lens I can say tan beta approximate sin beta। तब चलो यहां पर मैं लिख रहा हूं अब then dm is equal to 1.22 lambda upon 2 sin beta। अब जो रिजॉल्विंग पावर करना है वो इनवर्स ऑफ dm इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर, मतलब रिजॉल्विंग पावर इज 2 sin beta upon 1.22 lambda। ओके, अब अगर इसके आगे मतलब बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस अगर कोई भी हम मीडियम रख दे ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा, देन द रिजॉल्विंग पावर कैन बी रिटन 2 ईटा sin बीटा अपॉन 1.22 लैम्ब्डा, क्योंकि जैसे मीडियम रखेंगे वेवलेंथ चेंज होगी, तो वेवलेंथ इन मीडियम क्या होगा लैम्ब्डा अपॉन ईटा, है ना। तो लैम्ब्डा की जगह पर लैम्ब्डा डैश रखेंगे तो लैम्ब्डा अपॉन ईटा, ईटा ऊपर आ जाएगा। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ जिसको बोलते हैं ऑयल इमर्जन माइक्रोस्कोप, मतलब where there is any medium of refractive index eta between the lens and objective, इसके आगे एक दूसरा मीडियम रख दो जिसको बोलते हैं ऑयल इमर्जन माइक्रोस्कोप। इन ऑयल इमर्जन माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, तो 2 ईटा sin बीटा अपॉन 1.22 लैम्ब्डा, मतलब जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना जो इमेजेस है वो और डिस्टिंक्टली सेपरेटेड हमें दिखेगी बस। और लास्ट में अगर मैं बोल दूं यहां पर ईटा sin बीटा, तो ईटा sin बीटा को अलग से बोलना है, दैट इज न्यूमेरिकल एपर्चर, इसको हमें बोलना है न्यूमेरिकल एपर्चर। तो यहां तक तुम्हें प्रिपेयर करना है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑयल इमर्जन माइक्रोस्कोप क्या होगा, 2 ईटा sin बीटा अपॉन 1.22 लैम्ब्डा। तो ये डिफ्रैक्शन के केस में रिजॉल्विंग पावर कंप्लीट हुआ। अब हमारे एक ही फिनोमिनन बाकी है, दैट इज द पोलराइजेशन।